मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान एक और वीडियो के साथ आज हम एक बात करेंगे जो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मेरा ख्याल में आजकल सारे लोग अपनी बीमारी को जानना चाहते हैं। और आजकल हम जो फैसला करते हैं इसको बोलते हैं शेयर डिसीजन। शेयर डिसीजन का मतलब ये होता है कि पेशेंट के साथ कोई अगर इशू है तो फिजिशियन और पेशेंट या पेशेंट के बिहाफ पे उसका कोई फैमिली मेम्बर मिल के फैसला करते हैं कि ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी। फिजिशियन का ऑब्वियसली गाइडिंग रोल है, क्योंकि फिजिशियन को साइंस के बारे में पता है, उसको फैक्ट्स एंड फिगर का पता है, उसको ये पता है कि इस दवाई से क्या फ़ायदा एक्सपेक्टेड है। पेशेंट का व्यू डिफरेंट होता है। पेशेंट अपनी प्रेजेंट सिम्टम के ऊपर जाता है कि उसको उस वक्त कैसा महसूस हो रहा होता है। वो कई दफ़ा फोर्स ही नहीं कर पाता कि इस चीज़ के करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं फ्यूचर में, तो वो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो फिजिशियन जो पेशेंट को गाइड करता है, लेकिन इस चीज़ को कोई दुनिया का शख्स नहीं डिनाई कर सकता, हम भी नहीं डिनाई करते कि अल्टीमेट जो राइट है कि दवाई खानी है कि नहीं खानी है, वो पेशेंट के पास या पेशेंट के बिहाफ पे उसके किसी फैमिली मेम्बर के पास है। लेकिन हम जॉइंट डिसीजन करते हैं। कॉमन गोल ये है कि आपकी जो सेहत है उसको मेंटेन किया जाए, फ्यूचर में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से रुका जाए। तो ये सोचकर हम आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं। अब मैंने अपनी एक अर्ली वीडियो में ये बताया था कि सारे लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई एक जैसी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो हम उसको दवाई नहीं देते। और यकीन जाने एक और बात आपको शायद हैरान कर दे, ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, उनको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएं ताकि इसको मज़ीद नीचे करना है, तो वो भी कैटेगरी है। तो आज मैं बहुत ब्रीफली एक स्लीस तरीके से आपको उसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में गए बगैर कुछ आपको आइडिया देना चाहूँगा कि ये क्या कैटेगरीज़ हैं और उसके अंदर क्या वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं। अच्छा, जो सबसे लोएस्ट रिस्क कैटेगरीज, अच्छा ये कैटेगरीज कैसे बनती हैं? ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, आपकी डायबिटीज़, आपकी स्मोकिंग, आपका वेट, आपका जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, आपकी वेस्ट, ये सारी चीज़ें मिला के कैलकुलेट किया जाता है कि आपका क्या रिस्क है। और ये चूँकि बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन करते हैं हमारे रिस्क कैलकुलेटर, जो कि मुख्तलिफ़ तरह की ऐप्स अवेलेबल हैं। एक मसलन उसमें है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी की ऐप है, और बहुत सारी ऐप हैं। ये फ्रेमिंगम एक अमेरिका का विलेज है जहाँ पे एक ये स्टडी हुई थी, वहाँ का उन्होंने बनाया हुआ। उन्होंने बड़ी कई जनरेशन से वो लोगों को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। उसकी बेसिस पे हमें पता चलता है कि क्या रिस्क है। तो पहले तो आपका फिजिशियन आपका रिस्क कैलकुलेट करेगा। वो यूजली आपके सामने वो कंप्यूटर खोलेगा या मोबाइल खोलेगा, वो ऐप यूज़ करके आपका रिस्क कैलकुलेट करेगा। तो वो रिस्क अगर 10 से कम है, अगले 10 साल में हार्ट अटैक होने का रिस्क अगर 10 से कम है तो ये लो कैटेगरी है, 10 से 20 है तो ये मॉडरेट कैटेगरी है, और 20 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क कैटेगरी है। जिनको ऑलरेडी है वो एक बहुत नई कैटेगरी बनाई गई है जिसको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी कहते हैं। तो लो रिस्क कैटेगरी जिनका 10% से कम है वो लोग होते हैं जिनको को बहुत बड़ी बीमारी ऐसी नहीं जो दिल का अटैक का बायस बन सके। यानी वो उनको हार्ट अटैक अभी हुआ भी नहीं, उनकी डायबिटीज़ भी नहीं है, वो स्मोक भी नहीं करते, वज़न है भी तो थोड़ा सा ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री भी है तो किसी एक आध मेंबर को लेट एज में जाके हुई थी, तो ये लो रिस्क है। तो जिनकी लो रिस्क है उनका कोलेस्ट्रॉल अगर जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 200 से ज़्यादा हो
तो ये एबनॉर्मल समझा जाता है। 200 से 230 तक तर्ज ज़िंदगी तब्दील करके दवाई इलाज किया जाता है। 230 से ज़्यादा हो तो दवाई का इस्तेमाल मुनासिब समझा जाता है। तो ये था लो रिस्क। उसके बाद अगला रिस्क है जिसके अंदर कम अज़ कम 2 फैक्टर्स हैं कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के साथ साथ, जो कि खून की नालियों को बंद करने का बायस बन सकते हैं। वो क्या 2 रिस्क फैक्टर्स हैं? वो मोटापा भी हो सकता है, वो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो स्मोकिंग भी हो सकती है, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर आपके 2 और रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर इसका मतलब है आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए हैं। तो इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रहना चाहिए। 230 तक लिमिट नहीं है, फिर 200 से कम रहना चाहिए। और आपका जो LDL है वो आपको 130 से कम रहना चाहिए। ठीक है। आगे वाला रिस्क जो कैटेगरी है वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। जिनको डायबिटीज़ है बेशक वो कंट्रोल्ड है, लेकिन डायबिटीज़ का होना ही आपको हाई रिस्क में डाल देता है। या डायबिटीज़ है या पहले से हार्ट की तकलीफ़ है। भले से आपने हार्ट का जो तकलीफ़ थी उसका इलाज करा लिया है, लेकिन ये दोनों एक ही ज़ुमरे में आते हैं। डायबिटीज़ होना या दिल की तकलीफ़ होना, ये दोनों एक ही कैटेगरी में। इसको हाई रिस्क कहते हैं। हाई रिस्क पेशेंट में हम चाहते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है और LDL है, वो LDL आपका 70 से भी कम रहे। यानी कहाँ 130, फिर मैंने बताया 100। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको पहले से दिल की तकलीफ़ हो चुकी है तो आपका LDL 70 से भी कम रहे तो अच्छा है, और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 160 से कम रहे तो अच्छा है। तो ये अगली कैटेगरी है। तो उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है, जिसको हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट फेल भी हो गया है, स्ट्रोक हो गए हैं, और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हैं, उसको हाईएस्ट रिस्क पेशेंट कहते हैं। उसमें हमारा ये एम होता है कि उसको दवाई दे के उसका जो LDL है वो 55 होता है, 55 जो है, हाँ 55 जो है वो 55 से भी कम रहना चाहिए। 55 या उससे कम रहना चाहिए LDL, जो ऑफ कोर्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी अपना स्टैटिन की, या स्टैटिन के अलावा कुछ अद्वियात हैं वो देनी पड़ेंगी, लेकिन ये इसको हाई डोज हम देते होते हैं। तो ये अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ये हार्ट अटैक के साथ अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें हम जो हाई रिस्क कैटेगरी है तो LDL 55 और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 130 से कम हो, तो ये इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है नया, तो एक ये पॉइंट भी है, और बहुत सारे फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट इसको फॉलो करते हैं कि भले उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या नहीं, यानी आप अभी तरद्दुद में गए ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या नहीं है, इन लोगों को स्टैटिन को देने से फ़ायदा होता है। ये क्यों होता फ़ायदा है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक हमारा स्लोगन है कि लोअर द बेटर। ये हर चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, मसलन शुगर के बारे में नहीं कह सकते, ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहते हैं कि लोअर द बेटर, ख़ास तौर पे अगर आपको हार्ट का अटैक हो चुका है। तो भले आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो, तो इस कैटेगरी में आपको वो डॉक्टर आपका या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट एक स्टैटिन देगा, क्योंकि नॉर्मल को मज़ीद नॉर्मल, यानी नॉर्मल को सुपर नॉर्मल लेवल पे ले जाना, ताकि आपको फ्यूचर में हार्ट की कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये है कुछ कैटेगरीज। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट आपको आया होगा। लो रिस्क कैटेगरीज, माइल्ड टू मॉडरेट, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। जो इसको मोस्टली हम LDL को टारगेट बनाते हैं। जो लो रिस्क है उसका LDL 130 से कम होना चाहिए। जो ज़रा हाई रिस्क हैं 100 से कम। जो उससे हाई रिस्क हैं डायबिटीज़ वाले, हार्ट वाले, 70 से कम। जो बहुत ज़्यादा जिनका हाई रिस्क है, जिनको हार्ट अटैक के बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन, 55 से कम। तो इसको कम करने के लिए, इतना कम करने के लिए आपको स्टैटिन्स के अलावा और कोई तरीका नहीं है। कुछ अद्वियात हैं जो स्टैटिन के अलावा भी बनी है नहीं, उसके बारे में
मैं एक बड़ी शॉर्ट सी एक वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आजकल हर चीज़ के बारे में। जो कुछ नई अद्वियात आई अभी तक, आज की तारीख तक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन ही हैं। सबसे पहले हम स्टैटिन ही देते हैं। अगर किसी को स्टैटिन सूट ना करें या स्टैटिन की फुल टॉलरेटेड डोज के ऊपर भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो डिज़ायर्ड लेवल है आपकी कैटेगरी के मुताबिक उसमें ना आए, तो फिर हम ऑल्टरनेट दवाइयों की तरफ जाते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, फॉर मेडिस्टैन। अपनी बीमारी को समझिए।